स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हिपोक्रेट अंग्रेजी भाषा का ऐसा शब्द है जो असल में ग्रीक भाषा से एक शब्द हिपोक्रेटेस से आया है, जहां ग्रीक भाषा में किसी एक्टर या स्टेज प्लेयर को हिपोक्रेटेस कहा जाता है। एक्चुअली एंशिएंट ग्रीक थिएटर में एक्टर्स बड़े बड़े मास्क लगाकर अपना रोल प्ले किया करते थे, जहां अक्सर एक ही एक्टर मास्क लगाकर बहुत से किरदार निभा लिया करता था। ग्रीक से ये शब्द पहले फ्रेंच में और फिर वहां से अंग्रेजी भाषा में आ गया। लेकिन इंग्लिश में हिपोक्रेट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति से है जो असल जिंदगी में भी एक फिगरेटिव मास्क पहनता हो और इसके जरिए वो अपनी असलियत छुपाकर कुछ ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है जो वो असल में है ही नहीं। उदाहरण के लिए आपने अपनी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो आपके शुभचिंतक बनने का ढोंग करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं लेकिन असल जिंदगी में खुद ही उन आदर्शों की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोग जिनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, इन्हें हिपोक्रेट कहा जाता है। लेकिन हिपोक्रेट्स के ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हमें केवल अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी देखने को मिलते हैं। जैसे चाइना एक परोपकारी और ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल लोन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर कैसे वो उन्हें अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेता है ये तो आप जानते ही हैं। वहीं पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने खुद को टेररिज्म के एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करता है, जबकि आज दुनिया में टेररिज्म का सबसे बड़ा सेफ हेवन भी पाकिस्तान ही है। ऐसे ही उदाहरणों के बीच एक नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है। दोस्तों, अगर हम पास में झांक कर देखें तो हम अमेरिकन हिपोक्रेसी के दर्जनों उदाहरण देख पाएंगे, जहां अपने फायदे के लिए खुद को दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहने वाला ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस और मेथड्स का इस्तेमाल करता आया है। फिर चाहे बात मिडिल ईस्ट में पीस बिल्डिंग की हो या अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की। 5 दशक से भी ज्यादा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझे जाने वाला ये देश अपने जियोपॉलिटिकल गेन के लिए रीजनल से लेकर ग्लोबल इश्यूज को अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट एंड टर्न करता आया है। ये बात भी जग जाहिर है कि कैसे सालों से अमेरिका ने खुद को टेररिज्म का यूनिवर्सल फाइटर बताते हुए दुनिया भर में मनमानी की और कैसे वो हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया के बीच डबल गेम खेलता आया है। इन सभी पहलुओं को देखकर इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने भी एंशिएंट ग्रीक एक्टर्स की ही तरह अपना असली चेहरा मुखौटों के पीछे छुपा रखा है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो अमेरिका ने किया है शायद उसकी वजह से हिपोक्रेट वर्ड को भी ग्रीक ड्रामा के बजाय अमेरिकन जियोपॉलिटिकल ड्रामा से डिफाइन करना पड़ जाएगा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 1 साल पहले जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तब से दुनिया का सेल्फ अक्लेम्ड गार्जियन बना यूएसए रशिया पर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा है। वो अलग अलग मंचों से सारी दुनिया के सामने ये ऐलान करता रहा है कि वो इन सैंक्शंस और एम्बार्गोस की मदद से रशिया की इकोनॉमी को ठप कर देगा। साथ ही एक मोरल हाई ग्राउंड लेते हुए वो बाकी देशों को भी रशिया से व्यापार करने से रोकता आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सब के बीच यूएसए खुद ही चोर दरवाजे से रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है? आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? जो यूएसए रशिया की इकोनॉमी को ब्लॉक करने के लिए ठंड से ठिठुरते यूरोप को रशिया से फ्यूल तक नहीं लेने दे रहा, आखिर वो कैसे रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर सकता है? तो आपको थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। हम आपके सामने अमेरिका के इन सारे नाटकों का पर्दाफाश करेंगे और इसके द्वारा पहने गए नकाब को भी लेयर बाय लेयर उतारेंगे ताकि आपको यूएसए की हिपोक्रेसी साफ साफ नजर आ सके। साथ ही हम उस चोर दरवाजे के बारे में भी जानेंगे जिसके जरिए यूएसए यूरोप की ही पीठ में छुरा भोंक रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 22 जनवरी है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी।
देश तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के छिड़ते ही यूएसए लेड वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस और एम्बार्गोज यानी प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी थी। यहां तक कि रशिया के ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए उसे स्विफ्ट से भी निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इंटरनेशनल पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए वर्ल्ड वाइड बैंक्स को गेटवे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज के ट्रेड के लिए किया जाता है। रशिया के लिए यह प्लेटफॉर्म एशिया से लेकर यूरोप तक होने वाले उसके ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव बॉडी ने भी अपने 27 मेंबर कंट्रीज को रशियन ऑयल की प्राइस $60 पर बैरल पर कैप या फिर लिमिट करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। उनका तर्क है कि इससे मॉस्को का ऑयल रेवेन्यू घटेगा, जिससे वो यूक्रेन के वॉर को फंड नहीं कर पाएंगे। जबकि उनके अनुसार दूसरी तरफ इस कदम से दुनिया में ऑयल की ग्लोबल प्राइसेस और सप्लाईज भी स्टेडी रहेंगी। इसी दिशा में 5 दिसंबर 2022 से वेस्टर्न शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइस कैप से ऊपर बिक रहे रशियन ऑयल को हैंडल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस सब के पीछे यूएसए रशिया की मनी सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर देना चाहता था, जिसे और इफेक्टिव बनाने के लिए यूएसए लगातार भारत पर भी दबाव बनाता रहा कि वो भी रशिया से अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दे। सारी दुनिया में यूएसए खुद को यूक्रेन के रक्षक के तौर पर ही स्थापित करने लगा है। वो सबको यही जताना चाहता है कि ये सब स्टेप्स रशिया को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं और ये सभी की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूएसए का साथ दे। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन सैंक्शंस और वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव में ना आकर भारत ने हमेशा की तरह अपनी अलग और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट की। भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट और ऑयल कंज्यूमिंग और इंपोर्टिंग नेशन है, जो अपनी क्रूड ऑयल की नीड्स का 85% इंपोर्ट करता है। ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट का 60% से ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से पूरा करता था, जबकि इसमें नॉर्थ अमेरिकन क्रूड का शेयर अराउंड 14%, वेस्ट अफ्रीकन क्रूड का अराउंड 12% और लैटिन अमेरिकन क्रूड का अराउंड 5% था। वहीं रशियन ग्रेड्स केवल 0.2% ही थे। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वर्टेक्सा के पब्लिश डेटा के आधार पर हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में भारत ने रशिया से केवल 36,225 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया था, जबकि उस दौरान भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टिंग पार्टनर इराक भारत को क्रूड ऑयल के 1.05 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसके उलट आज रशिया भारत के ऑयल इंपोर्ट्स की 25% से ज्यादा रिक्वायरमेंट अकेले पूरी कर रहा है। वहीं न केवल बीते कुछ महीनों में रशिया लगातार भारत के टॉप ऑयल सप्लायर बना हुआ है, बल्कि दिसंबर 2022 में उसने बीते सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया। वर्टेक्सा के पब्लिश डेटा के आधार पर हमें पता चला कि दिसंबर 2022 के महीने में भारत ने रशिया से लगभग 1.19 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे इंपोर्ट किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया से भारत इंपोर्ट हो रहे क्रूड ऑयल का प्रीवियस रिकॉर्ड जून 2022 का था, जब भारत ने उस महीने रशिया से 9,42,694 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया था। इसके पीछे भारत का तर्क साफ है, वो अपने निजी हितों को देखते हुए वहीं से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा जहां उसे फायदा होगा। इंडिया के स्टैंड को लेकर पूरा वेस्ट और खासतौर पे अमेरिका काफी नाखुश नजर आया। वेस्टर्न मीडिया हाउसेस ने भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया के इंटेंशंस पर सवाल उठाए और दूसरी तरफ यही मीडिया हाउसेस अमेरिका को उसके बोल्ड एटीट्यूड के लिए प्रेज करते नजर आए। लेकिन दोस्तों, ये सब तो वो है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज पर सबके सामने घटित हो रहा है, लेकिन इस पर्दे के पीछे अमेरिका कौन सा दोहरा चरित्र अपना रहा है उसे भी देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, तभी से यूएसए खुद को यूक्रेन का बिगेस्ट सपोर्टर दर्शा रहा है, जहां वो अलग अलग इंटरनेशनल पोर्टल से रशिया को धमकियां देता नजर आया। यही नहीं, यूएसए ओपनली भारत को भी मोरल साइंस के लेक्चर्स देता रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे चौंका देने वाले तथ्य सामने आए जहां से ये पता चला कि दुनिया भर में रशियन सैंक्शंस की गुहार लगाने वाला यूएसए खुद अपने सैंक्शंस को बाईपास करके रशियन फोर्स को फंड कर रहा है। लेकिन कैसे? दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि यूएसए लेड वेस्टर्न वर्ल्ड का यह मानना था कि उसके लगाए हुए सैंक्शंस और एम्बार्गो के चलते रशिया अपने घुटनों पे आ जाएगा और उसे देर सवेर वेस्ट के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठना ही पड़ेगा।
लेकिन वेस्ट का ये पासा उल्टा पड़ गया। खुद पर लगे सैंक्शन के दबाव में ना आते हुए रशिया ने रीजनेबल प्राइसेस पर अपना ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, जहां वो भारत, चाइना और टर्की जैसे देशों को डिस्काउंटेड रेट्स पर पेट्रोल सप्लाई करने लगा। इसका असर ये हुआ कि जहां एक तरफ अपने वॉर को जारी रखने के लिए रशिया को फंड्स मिलते रहे, वहीं रशिया पर लगे सैंक्शंस की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी हो गई। राइजिंग डिमांड के बीच कीमतें आसमान छूने लगी और यूरोप समेत पूरा वेस्ट एनर्जी क्राइसिस की कंडीशन में आ गया। दूसरी तरफ रशिया पर लगे सैंक्शन से भारत में कुछ ऐसा होने लगा जो अब तक कभी नहीं हुआ था। दरअसल भारत हमेशा दूसरे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, जिसे वो अपने देश में ही रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल से एक्सट्रैक्ट कर लेता था। लेकिन बीते कुछ समय से डिस्काउंटेड रेट्स की वजह से बढ़ते क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के चलते भारत की डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। नतीजा ये हुआ कि अब भारत अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइन कर रहा था। इसके चलते इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में पेट्रो प्रोडक्ट्स का शेयर 21% रहा, जो पिछले 14 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वहीं अप्रैल 2022 और अगस्त 2022 के बीच भारत के पेट्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी 76% से राइज हुआ। यानी डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि आज भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाला नंबर 1 डेस्टिनेशन और कोई नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 के महीने में यूएसए ने भारत से $3 बिलियन के पेट्रो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। यूएसए द्वारा भारत से इंपोर्ट किए जा रहे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पिछले साल के कंपैरिजन में 23% का इंक्रीमेंट हुआ, जो बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा है। यानी इंडिया के रास्ते अमेरिका उन्हीं पेट्रो प्रोडक्ट्स को रिफाइंड फॉर्म में उठा रहा है जिन पर उसने खुद सैंक्शंस लगाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी उठता है कि आखिर यूएसए भारत से ही इंपोर्ट क्यों कर रहा है। तो चलिए अब हम अमेरिकन प्ले के इस कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स को भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। दोस्तों, फिनलैंड बेस्ड रिसर्च ग्रुप CREA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में यूएसए ने 73 कंट्रीज से लगभग 8.47 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्ट किया था, जिसमें से लगभग 72% क्रूड ऑयल और 28% रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। साथ ही यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का लगभग 12.1% रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, जिसकी 2021 में मार्केट वर्थ लगभग $84.9 बिलियन थी। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर होने के बाद भी आखिर यूएसए भारत से ऑयल क्यों खरीद रहा है। इस प्रश्न के उत्तर मल्टी लेयर्ड हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, रशिया पर लगे हैवी सैंक्शंस की वजह से रेगुलर मार्केट में गल्फ क्रूड ऑयल की डिमांड तेजी से बढ़ी। साथ ही इसके पीछे एक बड़ा कारण यूरोप की क्यूमुलेटिव डिमांड भी थी, जिनके पास रशिया के रिप्लेसमेंट के तौर पे केवल गल्फ कंट्रीज का ही सहारा था, क्योंकि उनके लिए वेनेजुएलियन और ईरानियन क्रूड ऑयल तो पहले से ही पिक्चर से बाहर हो चुका है। ऐसे में इस अचानक से बढ़ी डिमांड के चलते क्रूड के प्राइसेस भी एकदम से आसमान पर पहुंच गए, जिसके चलते एक ट्रू कैपिटलिस्ट की तरह अमेरिका ने चीप ऑयल की खोज शुरू की, जो उसे इंडियन रिफाइनरीज तक लेकर आई। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जिसका $54 बिलियन के साथ वर्ल्ड के एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 7.7% का शेयर है। इसी के चलते भारत में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी हैं, जिन्हें IOCL, रिलायंस, HPCL, BPCL, नायरा एनर्जी और ONGC कंपनीज ऑपरेट करती हैं। भारत की हाई रिफाइनिंग कैपेसिटी, बेस्ट क्वालिटी और रशिया से आ रहे डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ने इंडियन रिफाइंड पेट्रोलियम को इंटरनेशनल मार्केट में चीप और कॉम्पिटिटिव बना दिया और यूएसए भी अपना मुनाफा खोजता भारत आ ही गया। लेकिन उसके पीछे यूएसए की एक मजबूरी और थी। असल में यहां हमें याद रखना चाहिए कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी रिफाइंड ऑयल के ह्यूज बेस हैं और ट्रेडिशनली यूएसए के इन दोनों देशों से अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अगर हम हाल ही की कुछ घटनाओं पर गौर करें तो हम पाएंगे कि अमेरिका के लिए इन देशों से रिफाइंड ऑयल मांगना उतना आसान था नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के खुलासे के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही सऊदी अरेबियन ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस और वीजा बैन्स इंपोज कर दिए थे। वहीं यूएई ने भी जब से $23 बिलियन की F-35 की डिफेंस डील को होल्ड पे डाला है, तब से उसके और यूएसए के रिश्ते कुछ कच्चे पक्के रहे हैं। दूसरी ओर यूएस फंडेड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF ने यूएई को ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया है। ऐसे में यूएसए के पास भारत के अलावा कोई और ऐसा साथी बचा ही नहीं था जिसके माध्यम से वो सस्ता रिफाइंड पेट्रोलियम खरीद सके।
दोस्तों, एक तरफ स्ट्रॉन्ग वेस्ट, यूक्रेनियन एट्रोसिटीज और रशियन सैंक्शंस की आवाज उठाने वाले अमेरिका द्वारा इंडिया के रास्ते रशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदना उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। जो देश एक और पूरी दुनिया को रशिया से इकोनॉमिक टाइज तोड़ने और ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट्स को रोकने का प्रवचन दे रहा है, वो ही बैकडोर से उसी देश के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स खरीद ले, तो उससे आप क्या कहेंगे? अब भले ही अमेरिका अपने दलीलों में ये कहे कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स वो इंडिया से खरीद रहा है वो इंडिया बेस्ड ही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया में बढ़ा रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन और अमेरिका को पहले से ज्यादा हो रहा इंडियन एक्सपोर्ट कोई और कहानी बयां करता है। आखिर ये नया ऑयल जो इंडिया भेज रहा है कहीं से तो आ रहा होगा ना, और हम सब जानते हैं कि इंडिया को ये ऑयल कहां से मिल रहा है। अमेरिकन हिपोक्रेसी का एक और चेहरा यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका खुद को सैंक्शन से कन्वीनियंटली शील्ड कर रहा है, वहीं वो यूरोप को रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स कट करने के लिए भ्रमित कर रहा है, जिसके चलते कोविड लॉक में चरमराई यूरोपियन इकोनॉमी एक कंप्लीट कोलैप्स की ओर बढ़ रही है। यही नहीं, एनर्जी फेलियर, पावर शॉर्टेज, लैक ऑफ हीटिंग फ्यूल और बढ़ते प्राइसेस के बीच यूरोप में कभी भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है। हेफ्टी सैंक्शंस की वजह से रशिया ने यूरोप की गैस सप्लाई लगभग बंद कर दी है, जिसके चलते वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इस ऑनगोइंग इकोनॉमिक डिजास्टर में सस्टेन करना भी मुश्किल हो रहा है। रशिया के गैस एम्बार्गो की वजह से यूरोपियन कंट्रीज के लिए रशिया का ऑल्टरनेटिव गैस सप्लायर ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बढ़ते एनर्जी प्राइस का रिकरिंग इफेक्ट अब बाकी एसेंशियल कमोडिटीज में भी दिखने लगा है। यूरोप में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों अपने चरम पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते जीडीपी और यूरोपियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ती देखी जा रही है। और यूरोप में आई इन सभी मुसीबतों का कारण सिर्फ एक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी हिपोक्रेसी, जिसे यूरोप वक्त रहते नहीं देख पाया, या फिर कहें यूरोप शायद सब कुछ जानकर अनजान बना हुआ है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से रशिया और अमेरिका के रिश्तों में सुधार आया है। रशिया यूक्रेन वॉर छोड़कर शायद ही ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल इशू रहा जहां दुनिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज आमने सामने आई। लेकिन अमेरिका के इस दोहरे रवैये से हमें सतर्क रहना होगा, और हम शायद सतर्क हैं भी। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि रशिया और भारत के संबंध भी हमेशा से मजबूत रहे हैं। रशिया ने भारत की मदद तब की जब भारत का कोई साथी नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि रशिया ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कम से कम 7 बार भारत को नेगेटिव रेजोल्यूशन के एम्बैरेसमेंट से बचाया है। ऐसे में जिस तरह रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान हमारी सरकार ने डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस का उदाहरण दिखाते हुए एक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखा, वो काबिले तारीफ है। और इसी पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भागों में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडिया एंड द यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स on which the two political systems are based. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।